हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मैंग्रोव्स एंड ये टॉपिक प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, इस टॉपिक को हम काफ़ी होलिस्टिक वे में कवर करने वाले हैं ताकि मैंग्रोव से रिलेटेड जितनी भी रिलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको एक ही जगह मिल जाए। देखिए, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इन पिक्चर्स को आप देखिए ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि मैंग्रोव एक्चुअली होते क्या हैं। अब देखिए, ये जो फर्स्ट पिक्चर आपके सामने है तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा होगा। नंबर 1, आपको लैंड एंड सी ये ट्रांजिशन देखने को मिल रहा होगा, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, ये जो प्लांट्स आपके सामने है तो इनका जो रूट्स हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये नंबर 2 पॉइंट है। और नंबर 3, देखिए ये एवरग्रीन प्लांट्स आपको दिख रहे हैं, मतलब साल भर ये अपनी लीव्स को रिटेन करते हैं। तो ये नंबर 3 पॉइंट है जो आप इस इमेज से इन्फर कर सकते हो। और भी देख लेते हैं। देखिए, इसके अलावा देखिए काफ़ी रिच बायोडाइवर्सिटी है जिसको ये सपोर्ट करते हैं, ये आप इस इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है मैंग्रोव्स हमारे लिए, इसको काफ़ी डिटेल में हम देखते हैं। देखिए, मैंग्रोव्स होते क्या हैं। तो फाओ की डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर मेंस में ये क्वेश्चन आता है तो ये डेफिनेशन आपको लिखनी चाहिए। ठीक है, मैंग्रोव्स आर ट्रीज एंड बुशेस। ठीक है, तो देखिए ट्री भी हो सकते हैं एंड बुशेस भी हो सकती हैं, मतलब इनकी हाइट कम और ज़्यादा हो सकती है। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी हाइट काफ़ी कम है और यहाँ पे देखिए हाइट कितनी ज़्यादा है। तो ट्री एंड बुशेस दोनों ही हो सकते हैं। कहाँ पे ग्रो करते हैं? बिलो द हाई वाटर लेवल ऑफ स्प्रिंग टाइड्स। ठीक है, स्प्रिंग टाइड्स जो हैं उसका हाई वाटर लेवल होगा, उससे बिलो ये ग्रो करेंगे, नंबर 1 पॉइंट। विच एग्जिबिट्स रिमार्केबल कैपेसिटी फॉर सॉल्ट वाटर टॉलरेंस। तो अब पहले डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए, स्प्रिंग टाइड्स क्या होते हैं? ये वो टाइड्स होते हैं जब अर्थ, मून एंड सन ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। इनकी हाइट ज़्यादा होती है, मंथ में 2 बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, काफ़ी कुछ आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। तो इनको कहा जाता है स्प्रिंग टाइड्स। अब देखिए, मान लो कि ये इस तरह से है, ये लैंड है और ये सी है। ठीक है, तो ये हाई टाइड हो जाएगा और इसको आप लो टाइड मान लो। तो ये जो ट्रांजिशन है ना, ये जो एरिया है इसके बीच में इनकी ग्रोथ होती है, ये नंबर 1 पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। देन देखिए, सलाइन वाटर है एंड जो सलाइन वाटर है वो प्लांट को किल कर सकता है, उसकी ग्रोथ होना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई प्लांट है जो कि सलाइन वाटर में ग्रो कर रहा है तो उसमें सॉल्ट वाटर टॉलरेंस कैपेसिटी होनी चाहिए, और वो चीज़ हमको देखने को मिलती है मैंग्रोव्स में। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ट्रीज एंड बुशेस नंबर 1, इंटर टाइडल एरियाज में इनकी ग्रोथ होती है। ठीक है, सॉल्ट वाटर के प्रति टॉलरेंस होती है और इसलिए इनको क्या बोला जाता है? हेलोफाइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलोफाइट्स मतलब सॉल्ट लविंग। हेलो मतलब हेलाइन, मतलब सॉल्ट, और फाइट्स मतलब होता है लविंग। ठीक है, तो सॉल्ट लविंग प्लांट्स भी इनको कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, मोस्ट प्लांट्स, काफ़ी सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि सॉल्टी या फिर सलाइन कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंग्रोव्स कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं? क्योंकि काफ़ी सारे अडेप्टेशंस हैं, वो हम देखेंगे किस तरह से इन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा ये लिटोरल प्लांट फॉर्मेशंस होती हैं। लिटोरल का मतलब क्या होता है कि जो समुद्र का किनारा है ना, जो सी शोर है, वहाँ पे आपको ये प्लांट्स देखने को मिलेंगे, वो आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। ठीक है, जो समुद्र का किनारा है ना, वहीं पे आपको ये प्लांट्स देखने को मिलते हैं। किस एरिया में देखने को मिलेंगे? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मैंग्रोव्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस एरिया में आपको देखने को मिलेगा, तो जवाब होगा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल।
एरियाज में। इसके अलावा ये एवरग्रीन लैंड प्लांट्स हैं, ठीक है। देखिए जितने भी ये पॉइंट्स हैं ना, ये सब प्रीलिम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे देखने को मिलेंगे, अब ये चीज़ देख लेते हैं। शेल्टर्ड शोर्स पे, देखिए शेल्टर्ड शोर्स या फिर कोस्ट लाइन, ये क्या होती है? देखिए फेस अवे फ्रॉम ओपन सी, जो ओपन सी होता है उससे अवे ये फेस करते हैं। पर्पस क्या है? ताकि जो वेव एक्शन है वो काफ़ी कम हो, और इसलिए इनको कहा जाएगा शेल्टर्ड शोर्स, टिपिकली ऑन टाइडल फ्लैट्स, डेल्टाज, एस्चुरीज वगैरह। अब देखिए टाइडल फ्लैट्स क्या होते हैं, नाम से समझ में आ रहा है, ये वो एरिया होंगे जहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं। अब ये सेडिमेंट्स कहाँ से आएंगे? या तो टाइड से आएंगे या फिर कोई रिवर रन ऑफ है वहाँ से आएंगे। तो एक तरह का प्लेटफॉर्म वहाँ पे बन जाएगा, सेडिमेंट्स वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं और फिर वहाँ पे आपको मैंग्रोव्स की ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। बैरियर आइलैंड, ये भी कोस्टल लैंडफॉर्म है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के एरियाज में इनकी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? इकोटोन। देखिए हमने कहा था कि लैंड एंड सी, इसका ट्रांजिशन आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखिए कि ये सी वाला एरिया है, ये लैंड है, और यहाँ पे ट्रांजिशन वाला ये पूरा एरिया है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा इकोटोन, उसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये था मैंग्रोव्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। अब देखिए ये मैंग्रोव्स 3 टाइप के हो सकते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ मैंग्रोव्स, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 1 इज रेड, देन ब्लैक एंड देन वाइट। अब देखिए इन तीनों के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जो रेड हैं ये हार्डिएस्ट है ऑफ ऑल 3, सबसे ज़्यादा टफ होते हैं, नंबर 1। ये जो ब्लैक हैं, इनको ब्लैक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इनकी बार्क होती है ना वो डार्क कलर की होती है, इसलिए इनको ब्लैक मैंग्रोव्स के नाम से जाना जाता है। अगर इनके एलिवेशन की बात करें तो इनका एलिवेशन जो रेड मैंग्रोव्स होते हैं ना उससे थोड़ा हायर होगा। अब देखिए एलिवेशन ज़्यादा है तो मीन्स जो ऑक्सीजन है, ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो आपको ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो दे हैव एक्सेस टू मोर ऑक्सीजन बिकॉज रूट्स आर मोर एक्सपोज, ठीक है। जो रूट्स हैं वो वाटर से ऊपर रहेंगी। अब देखिए रूट्स को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो अगर आप ओपन आपकी रूट्स हैं तो आपको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। तो ये हो जाएगा ब्लैक मैंग्रोव्स। अब बात आती है वाइट मैंग्रोव्स की। देखिए जो वाइट मैंग्रोव्स है ना, इनका हाईएस्ट एलिवेशन होता है, हाईएस्ट एलिवेशन होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। सबसे पहले रेड, फिर ब्लैक, और फिर सबसे हाईएस्ट एलिवेशन किसका होगा? वाइट मैंग्रोव्स का। अब देखिए इनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जनरली इनकी एरियल रूट्स नहीं होती हैं, ठीक है, बट समटाइम देर इज अ ग्रोथ ऑफ पैग रूट्स। देखिए पैग रूट्स क्या होगा? जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं उन्हीं को पैग रूट्स बोलते हैं। ये क्या होता है हम आगे देखेंगे। देखिए अगर फ्लड्स आ गई, अगर फ्लड्स आ गई तो रूट्स सबमर्ज हो जाएंगी, तो फिर ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? तो इसके लिए फिर पैग रूट्स मतलब साइड से रूट्स निकल जाएंगी ओपन एयर में, ताकि उनको ऑक्सीजन मिल सके। इसको कहा जाएगा पैग रूट्स, और ये प्रॉपर्टीज होती हैं वाइट मैंग्रोव्स की। आप इनको देख सकते हैं। ये जो इमेज है यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट इमेज है ना ये रेड मैंग्रोव है, सेकेंड वन इज ब्लैक मैंग्रोव, एंड द लास्ट इमेज ये वाइट मैंग्रोव की है। एंड देखिए इनका जो एलिवेशन है ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और इस पर क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में, इवन मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। तो ये हो जाएगा रेड, ब्लैक एंड वाइट मैंग्रोव्स। अब देखिए ये जो मैंग्रोव्स हैं इनसे जुड़ी क्या खास बातें हैं। तो देखिए हमने बात की कि जो सलाइन कंडीशंस होती हैं वहाँ पे इनकी ग्रोथ होती है। तो देखिए हर प्लांट सलाइन कंडीशन में ग्रो नहीं कर सकता है, और मैंग्रोव्स क्यों कर पाते हैं? क्योंकि काफ़ी सारे अडेप्टेशंस हमको देखने को मिलते हैं। तो अब हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेस्ट लोकेशन क्या है, कहाँ पे ये सबसे ज़्यादा अच्छे से डेवलप होंगे? तो जहाँ पे रिवर्स जो हैं अबंडेंट सिल्ट लेके आती हैं, जहाँ पे सिल्ट या फिर सेडिमेंट्स आपको काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, तो वहाँ पे
काफ़ी अच्छे से इनकी ग्रोथ होती है। अब देखिए ये जो सेडिमेंट्स हैं ये क्यों ज़रूरी हैं मैंग्रोव्स के लिए, इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, देखिए आप इस वाली इमेज को देखिए। देखिए जो मैंग्रोव है तो स्टेबिलिटी के लिए उनको सॉइल चाहिए होती है, ठीक है। तो जितनी डीप उनकी रूट्स सॉइल में होंगी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी उनको मिलेगी। तो अगर कोई वेव एक्शन होता है, कोई स्टॉर्म आ गया है, कोई साइक्लोन आ गया, तो फिर वो आराम से उसको रेजिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो रूट्स तभी ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, तभी ज़्यादा स्टेबल होंगी जब उनके पास सॉइल होगी, काफ़ी डीप सॉइल होगी, और इसके लिए सेडिमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बेस्ट लोकेशन क्या होगी, जहाँ पे अबंडेंट सिल्ट रहेगी। सिल्ट होगी तो उससे सॉइल फॉर्मेशन होगा, सॉइल फॉर्मेशन होगा तो जो इनकी रूट्स हैं वो काफ़ी डीप तक जा पाएंगी, और ज़्यादा डीप तक जा पाएंगी तो फिर वो अच्छे से रेजिस्ट कर सकती हैं वेव एक्शन को, टाइडल एक्शन को, ठीक है। तो बेस्ट लोकेशन ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्योंकि सलाइन कंडीशन है, सलाइन कंडीशन है तो मीन्स वाटर में सॉल्ट वगैरह होंगे। अब देखिए प्लांट को ग्रो करने के लिए फ्रेश वाटर चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे सॉल्टी वाटर अवेलेबल है। तो अब क्या किया जाए, तो देखिए इसीलिए हाई सोलर रेडिएशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। हाई सोलर रेडिएशन की ज़रूरत होती है, क्यों? ताकि जो सॉल्टी वाटर है उसमें से सॉल्ट को अलग किया जा सके और जो फ्रेश वाटर है उसको एब्सॉर्ब किया जा सके। ये प्रॉपर्टी होती है मैंग्रोव्स की, और इसीलिए ये सर्वाइव कर सकते हैं। अब देखिए क्योंकि इनको हाई सोलर रेडिएशन चाहिए होता है, तो इसीलिए आप समझ पाओगे कि क्यों ये जो प्लांट्स होते हैं ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में ही मिलते हैं, क्योंकि वहीं पे आपको हाई सोलर रेडिएशन देखने को मिलती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इन प्लांट्स की जो रूट्स हैं, उन रूट्स को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तभी तो रेस्पिरेशन होगा, वरना तो प्लांट की डेथ हो जाएगी। अब देखिए अगर हम अंडरग्राउंड की बात करें तो वहाँ पे मड आपको देखने को मिलेगा, और वहाँ पे अनएरोबिक कंडीशंस होती हैं, वाटर लॉक कंडीशंस होती है, ऑक्सीजन वहाँ पे सही मात्रा में अवेलेबल नहीं होती है। तो भाई अब इसको किस तरह से मैनेज किया जाए, तो अब हमको देखने को मिलता है न्यूमेटोफोर्स। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेटोफोर्स। देखिए इनको कहा जाता है ब्लाइंड रूट्स, ठीक है, मैं आपको इमेज भी दिखाऊंगा। पर्पस क्या है, टू ओवरकम रेस्पिरेशन प्रॉब्लम इन एनएरोबिक सॉइल कंडीशन। देखिए मड है तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी, तो अब किस तरह से ऑक्सीजन ली जाए, तो इसके लिए न्यूमेटोफोर्स या फिर ब्लाइंड रूट्स आपको देखने को मिलती है। देखिए ये होती हैं न्यूमेटोफोर्स, ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। इनका डायरेक्ट एक्सपोजर होता है एयर से, तो वहाँ से ये ऑक्सीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी सारे अडेप्टेशन इन्होंने किए हुए हैं, ठीक है। क्या कहा जाएगा इसको, न्यूमेटोफोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए इसमें भी आपको काफ़ी सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं। नंबर 1 है राइजोफोरा, ये एक प्लांट का नाम है, मैंग्रोव प्लांट का। देखिए राइजोफोरा में क्या होगा कि जो रूट्स है ना वो आर्च की फॉर्म में होती है, और दूसरा होता है एविसेनिया, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको वर्टिकल न्यूमेटोफोर्स देखने को मिलते हैं। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ इमेज से। देखिए ये जो एग्जाम्पल आपके सामने, जो इमेज आपके सामने है, ये वर्टिकल जो ब्लाइंड रूट से न्यूमेटोफोर्स उसकी है, और देखिए यहाँ पे आपको आर्च देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस इमेज में, इस स्लाइड में ये जो क्लैरिटी है ये आपको मिल जाएगी कि किस तरह से डिफरेंस होते हैं। यहाँ पे वर्टिकल न्यूमेटोफोर्स है, जबकि यहाँ पे आर्च की फॉर्म में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज विविपेरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब देखिए जनरली अगर आप देखें तो इमेजिन करो कोई मैंगो का ट्री है, कोई मैंगो ट्री है। अब देखिए इसमें किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, तो कोई मैंगो फ्रूट होगा, ठीक है, मैंगो फ्रूट होगा, वो इस ट्री से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। फिर उसमें जर्मिनेशन होता है, मतलब वो अंकुरित होगा, और फिर उसके बाद एक नया ट्री आपको देखने को मिलेगा। बट देखिए मैंग्रोव्स में क्या होगा, विविपेरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है। देखिए
सलाइन वाटर में ग्रोथ होना काफ़ी मुश्किल होता है और इन्होंने अडेप्ट किया है अपने आप को किस तरह से, विविपेरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। देखिए इसमें क्या होगा, जो सीड्स होते हैं ना वो ग्राउंड पे जर्मिनेट नहीं होंगे, बल्कि जो ट्री है ना उसी में उनका जर्मिनेशन आपको देखने को मिलता है। मींस ग्राउंड पे उनकी फॉलिंग नहीं होगी, वो गिरेंगे नहीं, बल्कि जो ट्री है ना उसी में उनका जर्मिनेशन होगा और फिर जब उनकी ग्रोथ हो जाती है ना तो उसके बाद फिर वो फॉल करते हैं ग्राउंड में, मतलब जो सलाइन वाटर में, और फिर उनका डेवलपमेंट होता है। देखिए किस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये एक मैंग्रो ट्री है, ठीक है। ये जो सीड है ना, देखिए ये जो सीड है ये जर्मिनेट ट्री में ही हो रहा है, ये गिरेगा नहीं। और फिर जब इसकी ग्रोथ हो जाएगी, जब इसमें रूट्स वगैरह आ जाएंगी ना, तब फिर ये गिरेगा सलाइन वाटर में और फिर वहाँ पे इसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है विविपेरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी एक एग्जाम्पल है अडेप्टेशन का, ठीक है। अब देखिए हमने बात की थी कि भाई सलाइन वाटर है जबकि प्लांट को चाहिए फ्रेश वाटर, तो ये फिल्ट्रेशन किस तरह से होता है। तो देखिए इनकी जो लीव्स होती है वो काफ़ी थिक होती हैं, काफ़ी मोटी होती हैं और उनमें सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। तो लीव्स में भी ग्लैंड्स होंगी, पर्पस क्या होता है, सॉल्ट को वो अलग कर देती हैं। तो देखिए जब भी आप किसी मैंग्रोव ट्री को देखेंगे तो उसकी जो लीव्स होती है ना वो काफ़ी चमकती होती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्ट जो होता है उसके क्रिस्टल्स आपको देखने को मिलेंगे, उसके क्रिस्टल्स आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए वो जो लीव्स है काफ़ी चमकती हुई, काफ़ी शाइन करेगी, ठीक है। तो एक तो हो गया लीव्स। दूसरी चीज़ होती है कि काफ़ी में जो रूट्स होती है ना, उन रूट्स में भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो सॉल्ट के एब्सॉर्प्शन को ब्लॉक कर देती हैं, केवल जो फ्रेश वाटर है वही अंदर जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी कुछ अडेप्टेशंस हैं जिन पे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है स्टिल्ट रूट्स। अब देखो ये भी एक अडेप्टेशन है। देखिए क्योंकि ये मेन ट्रंक आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पे, इस मेन ट्रंक से देखिए काफ़ी सारे रूट्स भी निकली हुई हैं, ठीक है। इन्हीं रूट्स को कहा जाता है स्टिल्ट रूट्स। पर्पस क्या है, देखिए ज़्यादा आपको सरफेस मिल गया एक्सपोजर के लिए, इट मीन्स आप ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन ले सकते हो, नंबर 1। नंबर 2 देखिए आपकी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी से हो जाएगी, ठीक है। स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी, ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इट मीन्स अगर कोई वेव एक्शन होता है, कोई साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, टाइड्स वगैरह आते हैं, तो आप उनको अच्छे से रेजिस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको कहा गया है स्टिल्ट रूट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जहाँ तक इनकी प्रोडक्टिविटी की बात है तो मैंग्रोव्स आर हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, ठीक है। और इनकी जो हाइट है वो काफ़ी वेरी करती है, 8 to 20 मीटर्स, ठीक है। ट्रीज एंड श्रब्स ये सारे आपको देखने को मिलेंगे और हर स्टेटमेंट पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है प्रीलिम्स में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अडेप्टेशंस, जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है ना 2019, तो वहाँ से मैंने इस चीज़ को लिया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में कि कौन कौन से अडेप्टेशंस हो सकते हैं। देखिए विविपेरी हमने देख लिया है क्या होता है, स्टिल्ट रूट्स भी हमने देख लिया है, बटरेसेस देखिए ये भी एक तरह की रूट्स ही होती हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देन न्यूमेटोफोर्स ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सक्लेंट लीव्स ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड संकेन स्टोमाटा। देखिए स्टोमाटा क्या होता है, जो लीव्स होती है ना उसमें कुछ टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है। कुछ टाइनी पोर्स होते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो उसको कहा जाएगा स्टोमाटा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये नाम आपको याद कर लेने चाहिए। इन पे मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि कौन कौन सा अडेप्टेशन आपको देखने को मिलता है मैंग्रोव्स में, तो ये सब नाम आपको याद होने चाहिए। अब हम बात करते हैं रोल्स ऑफ मैंग्रोव्स। ये मैंग्रोव्स क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये जो इमेज आप देख रहे हैं इसमें ये तो हो गया अबव वाटर और ये हो जाएगा बिलो वाटर। अगर हम बिलो वाटर की बात करें तो देखिए काफ़ी रिच बायोडाइवर्सिटी है जिसको ये सपोर्ट कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 होता है न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल करना। देखिए वो किस तरह से होता है, देखिए इनकी जो लीव्स है ना जब वो टूटेंगी तो पानी में गिरेंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं जो उसको तोड़ देते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और इससे न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग देखने को मिलती है।
एक और मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, आप इस इमेज को देखिए। देखिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स इनकी रूट्स होती हैं, ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि जो वाटर की जो वेलोसिटी है उसको कम कर देंगे। अगर कोई वेव आती है, कोई टाइड आता है, तो उसकी वेलोसिटी को कम कर देंगे, फ्लो को इम्पीड कर देंगे। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो मैंग्रोव्स होते हैं, ये जो कोस्टल एरियाज है उनको प्रोटेक्ट करते हैं। किससे? साइक्लोन से, सुनामी से, फ्लड से। एंड देखिए क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो देखिए क्योंकि फ्लो इम्पीड हो रहा है, फ्लो कम हो रहा है, तो क्या होगा, जितने भी सेडिमेंट्स होंगे वो यहीं आसपास डिपॉजिट हो जाएंगे। इसका मतलब जो कोस्ट लाइन होगी उसको स्टेबलाइज करने का भी काम करते हैं। ये भी आप समझ पा रहे होंगे, इस इमेज से आप देख सकते हैं। तो इन्हीं को हम समराइज कर देते हैं। देखिए क्योंकि इनकी काफ़ी स्पेशल रूट्स वगैरह होती है जो कि वाटर फ्लो को इम्पीड कर देते हैं, तो इससे डिपोजिशन इन्हांस हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, ब्रीडिंग ग्राउंड से फिशेस के लिए, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। देन कोस्टल सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, सुनामी आई, हरिकेन आया, फ्लड्स आया, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड इसीलिए मैंग्रोव्स होना बहुत ज़रूरी है जो हमारी कोस्टल कम्युनिटी है उनके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। नेचुरल रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये हमने डिस्कस किया है। देन काफ़ी कुछ जो बायोडाइवर्सिटी है उसको सपोर्ट करते हैं, ये भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। देखिए हमने बात की थी कि ब्रीडिंग ग्राउंड से फिशेस के लिए, तो उनको एक सेफ एंड फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। इट मीन्स जो हमारी फिशरी इंडस्ट्री है उसको काफ़ी अच्छे से इन्फ्लुएंस करेंगे, तो हमारी जो इकोनॉमी है उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। जब इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। तो इन सब चीज़ों को आप लिंक कर सकते हो, ठीक है। देन देखिए वुड तो है ही सही, तो वुड को आप यूज़ कर सकते हो फायर वुड के लिए, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा दो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए क्योंकि जो सेडिमेंट्स हैं वो यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं, तो उसमें आपको काफ़ी सारे हैवी मेटल्स भी मिलते हैं जिनको आप जो है स्कैवेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 2, देखिए ये कार्बन सिंक की तरह एक्ट करते हैं, कार्बन सिंक की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि जो CO2 है ये उसको इनहेल करते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए, उसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज काफ़ी हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, तो इसीलिए भी मैंग्रोव्स का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या थ्रेट्स हैं मैंग्रोव्स को लेके। एंड देखिए इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि क्या थ्रेट्स हो सकते हैं। देखिए इस पूरे पैच को यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। और क्यों क्लियर किया है? क्योंकि अब यहाँ पे खेती वगैरह होगी, कल्टीवेशन वगैरह होगा, हो सकता है कि फायर वुड के लिए इसको क्लीन किया हो। देखिए पॉल्यूशन भी एक कारण है, ये भी पॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। और इन सबसे थ्रेट होता है मैंग्रोव्स को, ठीक है। आपके सामने है कि कन्वर्जन ऑफ एरिया फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ये भी एक थ्रेट है। फ्यूल फॉडर के लिए भी इनको काट दिया जाता है। देन पोल्यूशन हो गया, ठीक है, प्लास्टिक बैग्स वगैरह हो गए, तो ये सब थ्रेट्स होते हैं मैंग्रोव्स के लिए। और देखिए इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन देखिए हमने बात की थी कि मैंग्रोव्स की ग्रोथ के लिए सेडिमेंट्स बहुत ज़रूरी है, उनका डिपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो उनकी स्टेबिलिटी आप इंश्योर कर सकते हो। लेकिन देखिए होता क्या है कि काफ़ी सारे डैम्स वगैरह बना दिए जाते हैं रिवर पे, और देखिए इससे क्या होता है, एक चीज़ ये होती है कि जो डिपोजिशन है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि जो डैम्स बन जाएंगे तो रिवर का जो फ्लो है वो आप उसको इम्पीड कर देते हो, उसको कम कर देते हो, तो जितना भी डिपोजिशन होगा वो पहले ही हो जाता है, ठीक है। जो डैम्स होंगे वहीं पे हो जाएगा, तो फिर मैंग्रोव्स के लिए आपको सेडिमेंट्स वगैरह नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, इस पे भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए हमने डिस्कस किया था कि जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं, जो सब ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं ना, वहीं पे आपको मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इनको काफ़ी वार्म टेम्परेचर चाहिए, तभी जो फिल्ट्रेशन वगैरह हो पाता है, ठीक है। ये चीज़ हम देख चुके हैं। अब देखिए इनकी जो रेंज है ना वो 24 डिग्री नॉर्थ से लेके 38 डिग्री साउथ के बीच में है, तो इस एरिया के बीच में आपको मैंग्रोव्स देखने को मिलेंगे।
अब देखिए ये जो डाटा मैंने लिया है ना, ये वही जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वहाँ से मैंने लिया है। और काफ़ी सारी बुक्स में आपको ये 25 डिग्री नॉर्थ से लेके 25 डिग्री साउथ ये मिलेगा। तो देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो मेरा डाटा है ना, ये मैंने गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड है वहाँ से लिया है, तो ये आप इसको सही मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनका डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 की, ठीक है, तो देखिए इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वर्ल्ड लेवल पे जो टोटल इनका कवरेज है वो कितना है, 15 मिलियन हेक्टर। ये जो फिगर है ना, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, ये फिगर आपको याद रखना होगा। कितनी कंट्रीज हैं, 123 कंट्रीज हैं जहां पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है। और ये सभी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में आपको देखने को मिलती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहां तक एशिया की बात है, तो एशिया में वर्ल्ड मैंग्रोव्स का लार्जेस्ट एक्सटेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ये चीज क्वेश्चन बन सकता है। जहां तक इंडिया की बात है, तो इंडिया में वर्ल्ड का टोटल जो मैंग्रोव कवर है उसका 3% आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, उसका 3% आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, 3%। क्वेश्चन क्या आ सकता है, 10% है, 15% है या 20% है, जबकि आंसर क्या है, केवल 3% है इंडिया में। यह चीज आपको याद रखनी होगी। अब देखिए इसी रिपोर्ट में और काफी डिटेल में बताया गया है कि अगर हम इंडिया के मैंग्रोव कवर की बात करें तो वो अराउंड 5000 स्क्वायर किलोमीटर है, अराउंड 5000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 0.15% है। क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाई 3% है इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 3% मैंग्रोव कवर है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। 3% वो वर्ल्ड से उसका रिलेशन है, इंडिया से बात करें तो 0.15%। अब देखिए इसके बाद किस किस स्टेट या यूटी में आपको मैंग्रोव देखने को मिलते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। देखिए आंध्रा, गोवा, गुजरात, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, बंगाल, अंडमान निकोबार, दमन दीव एंड पुडुचेरी। तो देखिए ये 12 स्टेट यूटी हैं जहां पर आपको देखने को मिलते हैं मैंग्रोव। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। देखिए लक्षद्वीप इसमें नहीं है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, इसीलिए ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें भी आप देखिए कि 2017 से कितना चेंज हुआ है। तो देखिए 54 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि एज कंपेयर टू 2017 2019 में मैंग्रोव कवर कम हुआ है, तो आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, जबकि आंसर क्या हुआ कि ये बड़ा है। और कितना बड़ा है, 54। और इसमें देखिए 37 जो मैक्सिमम जो इंक्रीज हुआ है वो गुजरात में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, फिर उड़ीसा में, और फिर बाद में कहीं पे कम भी हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से करना होगा। और इसमें भी 3 कैटेगरी हैं, वेरी डेंस, देन मॉडरेटली डेंस एंड फिर ओपन मैंग्रोव। और सबसे ज़्यादा कितने हैं, ओपन है, उसके बाद किसका नंबर आएगा, मॉडरेट का आएगा, और फिर सबसे कम कौन है, वेरी डेंस। तो इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। और किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ना ये जितने भी स्टेट एंड यूटी है ना, इसमें भी कुछ साइट्स हैं, हालांकि पूछी नहीं जाएंगी, इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो एक बार देख लेना। और सोर्स क्या है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, वो आपको नेट पे मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लेना और वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अराउंड 42% ऑफ कंट्रीज मैंग्रोव कवर वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखिए एक चीज़ और है कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कवर कहाँ पर है इंडिया में, तो देखिए अराउंड 2000 स्क्वायर किलोमीटर, और ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। और ये क्यों है, सुंदरबन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद नंबर आता है गुजरात का, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी होगी, इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो सुंदरबन मैंग्रोव्स हैं, लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइडल हेलोफाइटिक मैंग्रोव्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये हेलो होगा, हेलोफाइटिक मैंग्रोव्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक है,
तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए इसके बाद ये जो प्रोफाइल है इसको मैप्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। अब देखिए एक और डाटा आपको याद रखना होगा, वो ये है कि सिंस 1980 जो वर्ल्ड के मैंग्रोव्स की अगर हम बात करें तो 20% मैंग्रोव जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, 20%। और इसीलिए देखिए काफ़ी कुछ थ्रेट हैं, तो इसीलिए आप काफ़ी इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे जो इनके प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही हैं, क्योंकि देखिए 1980 से अराउंड 20% मैंग्रोव जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। तो ये डाटा भी आपको याद रखना होगा, ये डाटा भी आपको याद रखना होगा। अब देखिए हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो न्यूज़ में थे, ठीक है, जिन पे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे पहला टॉपिक है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है? ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में, जो कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और एक एचुरी भी है। देखिए एचुरी क्या होता है ये हम अगली स्लाइड में देख लेंगे, ठीक है, ये हम अगली स्लाइड में देख लेंगे। अब देखिए ये जो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे हमको गोदावरी मैंग्रोव देखने को मिलते हैं, जो कि सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव है इंडिया में। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव है कौन से? गोदावरी मैंग्रोव। और ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे? कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और ये सेंचुरी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर है? सुंदरबन में, ये ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एंड देखिए इस साइड पे ना आपको ऑलिव रिडलेट सी टर्टल्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि अक्सर हर साल ही न्यूज़ में रहते हैं, इन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए ये क्यों न्यूज़ में था? ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक 7 मेंबर कमेटी बनाई है। और ये कमेटी क्यों बनाई है? ताकि जो गोदावरी मैंग्रोव्स हैं, जिनको माड़ा फॉरेस्ट भी कहा जाता है, इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए प्रपोज किया जा सके। तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए ये 7 मेंबर कमेटी बनाई गई है, ठीक है। तो इसलिए ये जो सेंचुरी ये न्यूज़ में थी और इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो क्या है? होप आइलैंड। और वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है, ठीक है, यहीं पे देखने को मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि होप आइलैंड कहाँ पर है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए मैंने बात की थी कि जो कोरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये एक एचुरी भी है। तो एचुरी होता क्या है? तो देखिए पार्शियली इंक्लोज कोस्टल बॉडी ऑफ ब्रैकिश वाटर, ठीक है। ब्रैकिश वाटर होगा, 1 और मोर रिवर और स्ट्रीम जो है इसमें फ्लो करेगी। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रिवर की स्ट्रीम यहाँ पे फ्लो कर रही है। तो ये जो एरिया है ना, दिस इज कॉल्ड एचुरी, ठीक है। और ये भी एक तरह का इकोटोन होता है। इकोटोन होता है ट्रांजिशन जोन है बिटवीन रिवर एनवायरनमेंट एंड मेरीटाइम एनवायरनमेंट, इसको कहा जाएगा एचुरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकते हैं। अब चलते हैं महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि बिकेम द फर्स्ट इंडियन कोस्टल स्टेट टू डिक्लेयर अ स्टेट मैंग्रोव ट्री स्पीसीज। तो ये स्पीसी कौन सी है? सोनरेशिया अल्बा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, सोनरेशिया अल्बा ये एक तरह की मैंग्रोव प्लांट है। इसका दूसरा नाम क्या है? मैंग्रोव एप्पल, ठीक है। और इसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टेट मैंग्रोव ट्री का दर्जा दिया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसका मराठी नाम क्या है? व्हाइट चिप्पी, ठीक है, व्हाइट चिप्पी, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इट इज़ कन्फाइंड टू वेस्ट कोस्ट एंड सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिस पे क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ कहाँ पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, सोनरेशिया अल्बा या फिर मैंग्रोव एप्पल। देखिए इनको एप्पल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये फ्रूट आप देखिए, इसकी शेप आपको एप्पल के जैसे मिलेगी और ये इस प्लांट की इमेज है, ठीक है। तो सोनरेशिया अल्बा महाराष्ट्र का स्टेट मैंग्रोव ट्री है, एवरग्रीन मैंग्रोव है, ठीक है, एवरग्रीन मैंग्रोव है, ठीक है। एंड सॉल्ट टॉलरेंट वेजिटेशन है। ये सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है एविसेनिया मरीना। देखिए ये भी एक मैंग्रोव प्लांट है, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था। ये न्यूमेटोफोर्स आपको दिख रहे होंगे वर्टिकल, ठीक है। तो एविसेनिया मरीना ये मोस्ट प्रोमिनेंट मैंग्रोव स्पीसी है, जो कि इंडिया में आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी जहाँ जहाँ पे मैंग्रोव मिलते हैं, ठीक है। इट इज़ ए सॉल्ट सिक्रेटिंग, ऑब्वियस सी बात है, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली
सॉल्ट टॉलरेंट मैंग्रोव है जो कि 75% सी वाटर में भी आराम से ग्रो कर सकता है। एक रेयर प्लांट स्पीशीज है विच कैन एक्सक्रीट 40% ऑफ द सॉल्ट थ्रू द ग्लैंड्स, ठीक है। प्लस जो इनकी रूट्स हैं उसमें भी कैपेसिटी होती है कि वो सॉल्ट की एंट्री को ब्लॉक कर दे, ठीक है। तो इसीलिए ये इंफॉर्मेशन जरूरी है। लीव से भी हो सकता है प्रोटेक्शन, एंड कहाँ से हो सकता है, रूट से, दोनों से ही हो सकता है, ठीक है। तो एविसेनिया मरीना, इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोमिनेंट मैंग्रोव स्पीशीज हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे एफर्ट्स टेकन टू प्रोटेक्ट मैंग्रोव्स, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि काफ़ी होलिस्टिक वे में इस पूरे टॉपिक को हम कवर करेंगे, आपको कोई और सोर्स फॉलो करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ एफर्ट्स वाली, ठीक है, ये इसका सोर्स क्या है, वही इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है। देखिए, मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ को प्रोटेक्ट किया गया है, काफ़ी सारे लेजिस्लेशन है, जैसे कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, CRZ नोटिफिकेशन हो गया, आइलैंड प्रोटेक्शन जोन नोटिफिकेशन हो गया, ठीक है। इन सब में इनको प्रोटेक्ट किया गया है। इसके अलावा देखिए 3 टियर मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाया गया है इंडिया में, 3 टियर। तो जो टॉप है वो क्या है, नेशनल कमिटी ऑन मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ। उसको कौन हेड करता है, एडिशनल सेक्रेटरी या फिर स्पेशल सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकंड टियर क्या है, वो स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमिटीज हैं, ठीक है। एंड थर्ड टियर क्या है, इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन। पर्पस क्या है कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए। अब देखिए, इसके अलावा हम ये जो नेशनल मैंग्रोव कमेटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, नेशनल कमेटी की जो बात कर रहे हैं, 1976 में इसको सेटअप किया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बे ऑफ बंगाल लार्ज मरीन इकोसिस्टम प्रोजेक्ट, ठीक है। अब देखो, नाम से लग रहा है इसमें कौन कौन सी कंट्रीज होंगी जो बे ऑफ बंगाल के आसपास हैं, तो इंडिया प्लस 7 अदर कंट्रीज। पर्पस क्या है, जो मैंग्रोव्स हैं उनको हमको प्रोटेक्ट करना है। अब देखिए, इसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, फंडिंग आ रही है GEF से, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से। और कौन सी एजेंसी इसको लीड कर रही है, वो है FAO, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और इनिशिएटिव, उसका क्या नाम है, सेव आवर मैंग्रोव्स नाउ, ठीक है। तो ये किसका जॉइंट एफर्ट है, ये बेसिकली इसमें IUCN है, WWF है, तो इनका ये जॉइंट एफर्ट है। पर्पस क्या है कि वो जो ग्लोबल मैंग्रोव्स का डिक्लाइन हो रहा है उसको हमको होल्ड करना है, उसको रोकना है, ठीक है। तो सेव आवर मैंग्रोव्स नाउ। इसके अलावा और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इनिशिएटिव है, देखिए, मैंग्रोव्स फॉर द फ्यूचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंग्रोव्स फॉर द फ्यूचर। देखिए, इसके मेंबर्स कौन कौन है, वो आपके सामने, बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडिया, इंडोनेशिया, मालदीव्स, म्यांमार, पाकिस्तान, सेचिलीज, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम, ये सब मेंबर कंट्रीज हैं मैंग्रोव्स फॉर द फ्यूचर के लिए। कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था, 2006 में, ठीक है। देखिए, 2004 में जो सुनामी आई थी ना, उसके बाद इसको बनाया गया था। एंड किसने डेवलप किया है, IUCN एंड UNDP ने, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए, इसके मेनली 3 ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहला, जो कोस्टल इकोसिस्टम है उसको कंजर्व करना है, उसको रिस्टोर करना है, उसका सस्टेनेबल यूज़ करना है, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरा क्या है कि इसके लिए जो इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सिविल सोसाइटी हैं, उनको स्ट्रेंथन करना है, कोस्टल गवर्नेंस को इन्हांस करना है, इन्वेस्टमेंट वगैरह को प्रमोट करना है, ठीक है। तो ये सब इसके काम है। इसके अलावा देखिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि जब हम बात करते हैं मैंग्रोव्स फॉर द फ्यूचर की, तो इसमें केवल मैंग्रोव्स की बात नहीं होती है, इसमें ऑल टाइप्स ऑफ कोस्टल इकोसिस्टम की बात होती है, जैसे कि एस्चुरीज वगैरह हो गया, कोरल रीफ्स वगैरह हो गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो मैंग्रोव्स फॉर द फ्यूचर हैं, ये केवल मैंग्रोव्स की बात करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये इसका फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, लेकिन इसमें कोरल रीफ्स वगैरह, एस्चुरीज वगैरह, लगून्स, इन ये सब भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए, नेक्स्ट वन इज ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, इसका टारगेट आपको पता होना चाहिए। इसका टारगेट क्या है, टू इंक्रीज ग्लोबल मैंग्रोव कवर बाय 20% बाय 2030। ये टारगेट आपको याद होना चाहिए कि 2030 तक हमको मैंग्रोव कवर को 20% से बढ़ा देना है। अब देखिए, जो अलायंस है इसको 2017 में लॉन्च किया था, और इसमें NGO भी शामिल हैं, गवर्नमेंट्स भी शामिल हैं,
इंडस्ट्रीज भी शामिल हैं, लोकल कम्युनिटीज़ भी शामिल हैं, ठीक है। तो काफ़ी कुछ इसका ब्रॉड कोलैबोरेशन है जो आपको पता होना चाहिए। गोल क्या है? ग्लोबल एरिया ऑफ मैंग्रोव उसको आपको इंक्रीज करना है। किस तरह से? थ्रू कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन एंड इक्विटेबल मैनेजमेंट, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसको कब लॉन्च किया था? 2017 में। कौन कौन इसमें एसोसिएटेड हैं वो आपको पता होना चाहिए, और इसका टारगेट 20% इंक्रीज करना है बाय 2030। अब देखिए नेक्स्ट वन इज ग्लोबल मैंग्रोव वॉच, ठीक है, जो हमारा आज का आखिरी टॉपिक है। देखिए ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और इसका पर्पस क्या है? मैंग्रोव्स की मॉनिटरिंग के लिए रिमोट सेंसिंग डाटा प्रोवाइड करना। तो उसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उसका क्या नाम है? ग्लोबल मैंग्रोव वॉच। इसको 2011 में सेटअप किया गया था। केवल इतना जान लेना हमारे लिए काफ़ी है। तो देखिए इसी के साथ ना हमारा ये जो आज का लेक्चर है इसको हम कंक्लूड करेंगे। मैंग्रोव से रिलेटेड जितनी भी रिलेवेंट एंड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी मैं इस लेक्चर में आपको दे चुका हूँ। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, ताकि मैक्सिमम लोग हमारे इस इनिशिएटिव से जुड़ सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।